हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज हम विजन आईएएस के 2 जुलाई वाले डेली करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। और आपको भी पता है कि ये जो आपका जुलाई से विजन आईएएस ने डेली करंट अफेयर्स का पैटर्न चालू किया है, इसमें थोड़ा सा ज़्यादा समय लगेगा बिकॉज कम्प्रिहेंसिव वे में इसे डिस्कस किया जाता है। और अगर आप इसे फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आपके मंथली मैगजीन्स का जो लोड है वो कम होगा, बिकॉज इसे समझने के बाद आपकी जो मंथली मैगजीन्स पढ़ने का जो टाइम है वो अच्छे से कम हो सकेगा और आराम से आप उसको मल्टीपल रिवाइज कर सकोगे। एंड चूंकि उतना ज़्यादा ये टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, इसे आप भी एक बार रीडिंग दे सकते हो। ये एक प्रकार से मान के चलो कि यूपीएससी का मैगजीन है। आई थिंक कि एक बार आप कोई न्यूज़पेपर अगर आप पढ़ते हो तो आप इससे उसे सप्लीमेंट कर सकते हो, क्योंकि ये यूपीएससी के पैटर्न पर बनाया गया करंट अफेयर नोट्स कह लो, जो मेंस के लिए प्लस प्रीलिम्स दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होता है। सो विदाउट डिलेइंग लेट्स मूव टू द फर्स्ट आर्टिकल। जायदस कैडिला सीक्स रिस्ट्रिक्टेड इमरजेंसी अप्रूवल फॉर वर्ल्ड्स फर्स्ट डीएनए कोविड वैक्सीन। तो अभी तक हम लोग कोविड वैक्सीनेशन देख रहे थे, लेकिन डीएनए बेस्ड कोविड वैक्सीन बनाए जाने का एक प्रकार से प्रपोजल चल रहा है। और इसके लिए ये जो आपकी कंपनी है जायदस कैडिला, ये रेस्ट्रिक्टेड इमरजेंसी अप्रूवल की डिमांड कर रही है। तो इसके लिए ये जो आपका फार्मास्यूटिकल कंपनी है, इन्होंने ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया को अप्रोच किया है फॉर द जायकोव डी वैक्सीन, जो कि आपका प्लाज्मिड डीएनए वैक्सीन होगा अगेंस्ट द कोविड-19। तो अगर हम बात करें प्लाज्मिड डीएनए वैक्सीन, तो ये बेसिकली स्मॉल ऑफन सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूलर होता है विच कैन बी फाउंड इन बैक्टीरिया एज वेल एज इन अदर सेल्स। एंड इसमें होते क्या है, तो बेसिकली ये जो आपका प्लाज्मिड है ये ओनली अ स्मॉल नंबर ऑफ जीन्स कैरी करती है सम एसोसिएटेड विद एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस। एंड ये जो आपके कन्वेक्शनल वैक्सीन आप अभी देख रहे थे, इसमें और इस प्लाज्मिड डीएनए वैक्सीन में क्या है, तो बेसिकली कन्वेक्शनल वैक्सीन में हम क्या देखते हैं कि जो आपका वीकेंड फॉर्म ऑफ वायरस या बैक्टीरिया उसको बॉडी में इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, जबकि जीन बेस्ड वैक्सीन ये वायरस के खुद के जीन को यूज करके स्टिमुलेट जनरेट करता है सो दैट जो बॉडी है वो इम्यून हो जाए वायरल या फिर बैक्टीरियल अटैक से। तो आपको याद रखने हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अभी जो आपका कोवैक्सीन या कोविशील्ड है, ये आपका कन्वेक्शनल वैक्सीन ही है। इसमें क्या होते हैं, वीकेंड फॉर्म ऑफ वायरस जो आपका कोरोना वायरस है, इसी को वीक करके शरीर में डाला जाता है सो दैट हमारा बॉडी उसको आसानी से फाइट कर सके। जबकि जो जीन बेस्ड वैक्सीन होते हैं, इसमें वायरस के खुद के जीन को इस्तेमाल करके स्टिमुलेट किया जाता है इम्यून रिस्पॉन्स को। और ये भी याद रखनी है कि बोथ डीएनए एंड आरएनए आर टाइप्स ऑफ जीन बेस्ड वैक्सीन। और डीएनए वैक्सीन में क्या होता है कि जो वायरस की जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो ट्रांसमिट होती है मैसेंजर आरएनए में पहले, जबकि आरएनए वैक्सीन वर्क्स बाय डायरेक्टली इंट्रोड्यूसिंग एन एमआरएनए सीक्वेंस। जबकि एमआरएनए ये सेल्स को टीच करता है कि प्रोटीन कैसे बनानी है सो दैट वो खुद इम्यून रिस्पॉन्स इनसाइड द ह्यूमन बॉडी ट्रिगर कर सके, है ना। तो एमआरएनए वाली जो आपकी वैक्सीन होगी, जो कि खुद में एक जीन बेस्ड वैक्सीन है, इसमें ये सेल्स को बताया जाएगा कि हाउ टू मेक ए प्रोटीन। और जब एक बार ये इंफॉर्मेशन बता दी जाती है तो ऑटोमेटिकली इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होने लगते हैं इनसाइड द ह्यूमन बॉडी। ऑल्सो डीएनए वैक्सीन्स आर वेरी स्टेबल एट हायर टेम्परेचर। तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं आपके डीएनए या आरएनए बेस्ड वैक्सीन्स के एज कंपेयर टू योर कन्वेक्शनल वैक्सीन दैट वर्क्स बाय इंजेक्टिंग ए वीकेंड फॉर्म ऑफ वायरस और बैक्टीरिया। और फिर अगर हम बात करें एडवांटेजेज ऑफ जीन बेस्ड वैक्सीन, तो क्या एडवांटेजेज है जीन बेस्ड वैक्सीन का, तो पहली बात तो ये कि सेफ एंड नॉन इन्फेक्शियस, है ना, बिकॉज दे आर नॉट मेड विद पैथोजन पार्टिकल्स और इनएक्टिवेटेड पैथोजन, दैट्स व्हाई इट इज सेफ एंड नॉन इन्फेक्शियस। जबकि आपका कन्वेक्शनल वाले में क्या हो रहा है कि जो आपके वायरस या बैक्टीरिया खुद को वीक करके डाला जा रहा है, तो चांसेस ऑफ इन्फेक्शन हो सकते हैं। और यहाँ पर आपका सेफ एंड इनफेक्शियस होता है, सेफ एंड नॉन इन्फेक्शियस बेसिकली, एंड कैन जनरेट ए स्ट्रॉन्गर टाइप ऑफ इम्यूनिटी एंड आर वेल टॉलरेटेड एज कंपेयर टू ट्रेडिशनल वैक्सीन। एंड तीसरी इंपॉर्टेंट बेनिफिट यही है कि इट कैन बी प्रोड्यूस मोर रैपिडली बिकॉज इसमें आपका होस्ट की जरूरत नहीं होती है फॉर द ग्रोथ, फॉर एग्जाम्पल ईग्स या बैक्टीरिया। ये हमने डिस्कस किया आपका डीएनए कोविड वैक्सीन के बारे में कि डीएनए कोविड वैक्सीन
क्या होती है और कंपैरिजन भी किया डीएनए वर्सेस कन्वेंशनल वैक्सीन्स में, और साथ ही साथ इसके एडवांटेज भी हम देख रहे हैं, और फिर आपके जो बेनिफिट्स है वो तो आपका दिख ही रहा है। सो प्रीलिम्स के लिए आपका ये याद रखना है कि आपका डीएनए या आरएनए बेस्ड वैक्सीन में होते क्या है एज कम्पेयर टू द कन्वेंशनल वैक्सीन, बस ये याद रखना है आपको। और ये याद रखना है कि बोथ डीएनए एंड आरएनए आर टाइप्स ऑफ जीन बेस्ड वैक्सीन्स एंड बेसिक डिफरेंसेस आपको पता होने चाहिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हाईलाइटेड है आपका कन्वेंशनल वैक्सीन वर्सेस आपका जो जीन बेस्ड वैक्सीन है उसमें। सो वी हैव डिस्कस्ड द फर्स्ट आर्टिकल, लेट्स मूव टू द सेकंड आर्टिकल। गवर्नमेंट्स फ्लैगशिप प्रोग्राम डिजिटल इंडिया कंप्लीट 6 ईयर्स। तो अभी कल ही मैंने जो आपका जीएसटी है, जीएसटी के 4 ईयर पूरे हो चुके हैं, उसके बारे में डिस्कस किया था। अब आप देख सकते हो ये जो डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव जो कि गवर्नमेंट की एक काफी फ्लैगशिप प्रोग्राम है, उसके 6 ईयर्स हो गए हैं। तो यहाँ पर हम अचीवमेंट्स की बात करेंगे और अभी जो फिलहाल चैलेंज फेस किए जा रहे हैं डिजिटल इंडिया को लेकर उसे भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बेसिक की बात करते हैं। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम की बात करें तो इसे लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा, और इसका ऑब्जेक्टिव या एम कहे तो क्या था, ट्रांसफॉर्म इंडिया इनटू डिजिटली एम्पावर्ड सोसाइटी एंड नॉलेज इकोनॉमी। एंड ये 3 की विजन एरियाज पर सेंटर्ड है, यानी कि ये 3 पिलर पर बेस्ड है। पहली बात तो ये कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए यूटिलिटी टू एवरी सिटीजन, है ना। तो एवरी सिटीजन should have high speed internet, easy access to common service center। तो ये सब आपका डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में आ जाता है एज ए यूटिलिटी प्रोवाइडर टू द सिटीजन। दूसरा है आपका गवर्नेंस एंड सर्विसेज ऑन डिमांड, जिसमें सर्विसेज ऑफर किए जाएंगे रियल टाइम में एंड ऑल सिटीजन इंटाइटलमेंट्स उसको पोर्टेबल बनाया जाएगा। पोर्टेबल यानी कि अगर वन स्टेट में एक्सेसिबल है तो वो दूसरे स्टेट में भी एक्सेसिबल करवाया जाता है। ये तभी संभव है जब डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर होंगे, है ना। गवर्नेंस आपका डिजिटल होगा जिसको आप ई गवर्नेंस भी कहते हैं। एज वेल एज जो थर्ड पिलर है आपका डिजिटल एम्पावरमेंट ऑफ सिटीजन, जिसमें आपका यूनिवर्सल डिजिटल लिटरेसी, यूनिवर्सली एक्सेसिबल डिजिटल रिसोर्सेस ये सब आ जाते हैं। और जो इनिशिएटिव्स लिए गए हैं अंडर द डिजिटल इंडिया प्रोग्राम तो आप देख सकते हो, वी हैव द आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, वी हैव द नॉर्थ ईस्ट बीपीओ प्रमोशन स्कीम, वी हैव द एग्री मार्केट ऐप, वी हैव द भारत इंटरफेस फॉर मनी ऐप। ये सब आपके डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के ही तरह इनिशिएटिव है और आप सभी इन सब स्कीम्स का सर्विसेज का उपयोग भी करते हो। भीम ऐप का आप तो जरूर उपयोग करते होंगे। एंड अचीवमेंट्स की बात करें जो लास्ट 6 ईयर में हुई है, पहली बात तो ये कि यूएन ई गवर्नेंस इंडेक्स में भारत की पोजीशन में बढ़ोतरी हुई है, भारत ने अच्छा परफॉर्म किया है। साथ ही साथ आधार डाटाबेस काफी वास्ट एंड कॉम्प्रिहेंसिव वे में तैयार हो चुका है और इसके कारण बहुत सारे सर्विसेज में जो घुस्ट बेनिफिशियरीज है उन सबको एक्सट्रैक्ट आउट किया जा सकता है। एज वेल एज ग्रोथ इन मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग ये भी है। एंड वी हैव द स्वयं पोर्टल जो कि आपका फ्री ऑनलाइन कोर्सेस प्रोवाइड करता है फ्रॉम स्कूल एजुकेशन टू पोस्ट ग्रेजुएट एजुकेशन एज वेल। बट सर्टेन चैलेंजेस भी हैं जो फेस किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल आपका रेगुलेटरी रोड ब्लॉक। रेगुलेटरी रोड ब्लॉक कहने का मतलब वी हैव द टैक्सेशन सिस्टम एंड अदर रेगुलेटरी गाइडलाइन जो डिजिटल इंडिया को एक प्रकार से उतना तेजी से ग्रोथ एंड उतनी फ्रीली से ग्रो होने से प्रिवेंट करता है। बिकॉज जितना ज़्यादा रेगुलेशन उतना ज़्यादा आपका जो रोड ब्लॉक है वो बन जाती है। एंड वी हैव द डिजिटल डिवाइड। डिजिटल डिवाइड आपका कैसे हो रहा है, इंटरनेट कनेक्टिविटी अर्बन एरियाज में तो 5G 4G सब कुछ आ रहे हैं, रूरल एरियाज में पता चला 2G का भी स्पीड में आपका 1G का स्पीड चल रहा है, ये आपका डिजिटल डिवाइड हो गया। एंड वी हैव द लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन अमंग वेरियस डिपार्टमेंट्स एज वेल। तो ये सब बातें हो जाती है ना। तो ये सब कुछ चैलेंजेस जो फेस किए जाते हैं वो हमने देखा, रेगुलेटरी रोड ब्लॉक, डिजिटल डिवाइड एंड वी हैव द लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन अमंग वेरियस डिपार्टमेंट्स। तो ये सब हमने डिस्कस किया। सो ये हमने बेसिक डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव जो गवर्नमेंट की फ्लैगशिप प्रोग्राम है उसके बारे में जाना। वैसे तो आपका प्रीलिम्स के लिए क्वेश्चन आपका एम्स एंड ऑब्जेक्टिव पर आ सकता है तो उसे आसानी से आप एलिमिनेट करके आंसर बढ़ा सकते हो, बट मेंस के लिए इसके अचीवमेंट को याद रखना है थोड़ा सा बेसिक कि कब लॉन्च किया गया था इस स्कीम को, क्योंकि पूछा जा सकता है। गवर्नमेंट स्कीम है और काफी ज्यादा फ्लैगशिप है तो पूछा जा सकता है इस स्कीम के बारे में, इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के बारे में, इसके अचीवमेंट्स के बारे में और कुछ चैलेंजेस टू अचीव डिजिटल इंडिया या डिजिटाइजेशन जिसको आप कह सकते हो। तो ये याद रखनी है। सो लेट्स मूव टू द थर्ड आर्टिकल। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रिलीजेज रिपोर्ट ऑन यूनाइटेड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस, UDISE प्लस शॉर्ट फॉर्म में 2019-20 ये आपका रिपोर्ट रिलीज हुआ है।
तो बेसिकली ये जो कंसेप्ट है UDISC यानी कि आपका यूनाइटेड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस, ये कंसेप्ट 2012-13 में ही इनिशिएट की गई थी एंड इट वाज वन ऑफ द लार्जेस्ट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑन स्कूल इंफॉर्मेशन। ये मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम एक कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम होगा जहां पर जो भी इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग द स्कूल एजुकेशन यहाँ पे आपका स्टोर होता है, एनालिसिस होता है, ये सब आपके मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम में चलते हैं। अब अंडर UDISC प्लस इंटायर सिस्टम को ऑनलाइन किया गया है एंड इसके तहत डाटा कलेक्ट किए जा रहे हैं रियल टाइम बेसिस पर सिंस 2018-19 एंड बेसिकली इसके तहत मैंडेट भी है कि जो इन्फॉर्मेशन है वो कलेक्ट किए जाएंगे फ्रॉम ऑल रिकॉग्नाइज्ड प्लस अनरिकॉग्नाइज्ड स्कूल्स जो फॉर्मल एजुकेशन इम्पार्ट करते हैं फ्रॉम प्री प्राइमरी टू क्लास 12, है ना। तो याद रखना है इसमें न सिर्फ आपके रिकॉग्नाइज्ड स्कूल्स बट अनरिकॉग्नाइज्ड स्कूल्स के भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट किए जाते हैं और जो क्लासेस है जिसके इंफॉर्मेशन कलेक्ट किए जाते हैं वो आपका प्री प्राइमरी से लेकर 12th क्लास तक। क्या की फाइंडिंग हुई है, तो की फाइंडिंग की बात करें तो पहली बात तो ये कि इम्प्रूव्ड ग्रोस इनरोलमेंट रेशियो एट ऑल लेवल्स ऑफ स्कूल एजुकेशन, और ये इम्प्रूव हुआ है 2019-20 में कंपेयर टू द 2018-19। और दूसरा pupil teacher ratio has also improved at all levels of school education, ये भी याद रखना है ना। तो pupil teacher ratio ये भी improve हुआ है at all levels of school education। तीसरा है आपका enrollment of girls from primary to higher secondary, ये increase हुआ है by 14.08 लाख compared to 2018-19। एंड फिर यहाँ आप देख लो between 2012-13 and 2019-20 gender parity index at both secondary and higher secondary levels have improved। एंड और की फाइंडिंग क्या है, तो इम्प्रूव्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो आप यहाँ पर देख लो देयर वाज ए रिमार्केबल इंप्रूवमेंट इन द नंबर ऑफ स्कूल्स विद फंक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, फंक्शनल कंप्यूटर, इंटरनेट फैसिलिटी 2019-20 में ओवर द प्रीवियस ईयर। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉजिटिव फाइंडिंग देखने को मिले हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये भी है मेंस के लिए आपको अच्छे से यूज हो सकता है, जो गर्ल्स का इनरोलमेंट है, नामांकन जिसको कहते हैं, फ्रॉम प्राइमरी टू हायर सेकेंडरी वो बढ़ा है। और कितने से बढ़ा है आप देख सकते हो, 14 लाख अप्रोक्स बढ़ा है कंपेयर टू 2018-19। और पीपल टीचर रेशियो आपको पता है, पीपल टीचर रेशियो यानी कि एक टीचर कितने टोटल स्टूडेंट्स को एक प्रकार से अपनी निगरानी में रखता है, इसी को कहते हैं पीपल टीचर रेशियो। ये भी इंप्रूव हुआ है, वो भी एट ऑल द लेवल्स ऑफ स्कूल एजुकेशन। एंड ग्रोस इनरोलमेंट रेशियो में भी बढ़ोतरी हुई है। तो ये हमने डिस्कस किया। और एक इंपॉर्टेंट डाटा यहाँ पर देख सकते हो आप, इन द ईयर 2019-20 मोर देन 90% स्कूल्स इन इंडिया has hand wash facility as compared to only 36.3% in 2012-13, जो बताता है कि कहीं ना कहीं सैनिटाइजेशन पर नॉट ओनली आपका ऑफिसेस में प्रयास किए जा रहे हैं बल्कि स्कूल एजुकेशन में भी सैनिटाइजेशन पर फोकस किया जा रहा है। सो वी हैव डिस्कस्ड दिस टॉपिक कॉम्प्रिहेंसिवली। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। वैसे प्रीलिम्स के लिए आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। हाँ, अगर प्रीलिम्स के लिए पूछा जा सकता है तो बस आपको ये सब बातें याद रखनी है। पहली बात तो ये कि यूनाइटेड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस 2019-20 जो रिलीज की गई है, इसमें जो की फाइंडिंग है, ग्रोस इनरोलमेंट रेशियो बढ़ा है, पीपल टीचिंग रेशियो बढ़ा है, इनरोलमेंट ऑफ गर्ल्स फ्रॉम प्राइमरी टू हायर सेकेंडरी एजुकेशन ये भी बढ़ा है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर तो बढ़ा ही है। तो ये सब कुछ आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखने हैं, ये प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं। एक तो कौन रिलीज किया है और इसके की फाइंडिंग ओवरऑल ये याद रखने हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। अ स्पेशल ड्राइव लॉन्च्ड टू ब्रिंग मोर फार्मर्स अंडर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। तो बेसिकली एक सप्ताह का लॉन्ग ड्राइव जो कि आपका 1 जुलाई से शुरू किया जाएगा, इसमें वो सारे नोटिफाइड एरियाज को कवर किए जाएंगे जो आपके खरीफ 2021 सेशन में आपका आएगा। और स्पेशल फोकस भी होगा आपका 75 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के ऊपर जहां पर क्रॉप इंश्योरेंस पेनिट्रेशन काफी कम है। दैट्स वाई ये आपका प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना नाम आया है। तो अगर हम बात करें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की, तो इसके तहत कॉम्प्रिहेंसिव क्रॉप इंश्योरेंस प्रोवाइड करी जाती है फ्रॉम प्री शोइंग टू पोस्ट हार्वेस्ट पीरियड अगेंस्ट नॉन प्रिवेंटेबल नेचुरल रिस्क एट प्रीमियम रेट ऑफ, फॉर एग्जांपल आपको 2% का आपका प्रीमियम फार्मर को पे करना होगा
खरीफ क्रॉप्स के लिए। बाकी जो प्रीमियम है ये आपका गवर्नमेंट पे करेगी। 1.5% का प्रीमियम, यानी कि टोटल प्रीमियम का आपका 1.5% फार्मर को पे करना पड़ेगा। ये आपका रबी क्रॉप है, इसको अच्छे से याद रख लेना। 2% खरीफ क्रॉप, 1.5% रबी क्रॉप एंड 5% फॉर हॉर्टिकल्चर एंड कॉमर्शियल क्रॉप। ये आपको याद रखने हैं ना। तो कॉमर्शियल एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप के लिए भी इंश्योरेंस है, ये भी याद रखनी है। और इंटेंडेड बेनिफिशियरी की बात करें तो इसमें सारे फार्मर्स आ जाएंगे, जिसमें शेयर क्रॉपर्स भी शामिल होगा, टेनेंट फार्मर, ग्रोइंग नोटिफाइड क्रॉप्स इन ए नोटिफाइड एरिया, ये भी आ जाएंगे। यूनिट ऑफ इंश्योरेंस डिसाइडेड बाय स्टेट गवर्नमेंट, है ना। तो ये बात है। एंड अगर हम बात करें PMFBY के जो रिवैम्प्ड वर्जन की, तो इसे 2020 में रिवैम्प किया गया था सो दैट एग्जिस्टिंग चैलेंजेज जो उसको एड्रेस किया जा सके इन देयर इम्प्लीमेंटेशन। और जो रिफॉर्म्स हैं क्या क्या लिए गए हैं 2020 में अंडर द रिवैम्प्ड PMFBY, वो है आपका मेकिंग एनरोलमेंट वॉलंटरी। पहले क्या था, कंपलसरी था, अभी क्या है, वॉलंटरी कर दिया गया है फॉर ऑल फार्मर्स जो बैंक लोन लेना चाहते हैं। पहले क्या था कि जो भी फार्मर्स बैंक लोन लेंगे उनको मैंडेटरली एनरोलमेंट करवाना था, अब वॉलंटरी कर दिया गया है ना। तो आप देख सकते हो अर्लियर इंश्योरेंस वाज मैंडेटरी फॉर लोनी फार्मर एंड वी आर द स्लैशिंग सेंट्रल शेयर ऑफ प्रीमियम सब्सिडी फ्रॉम 50% to 25% इन इरिगेटेड एरियाज एंड 30% फॉर अनइरिगेटेड एरिया। एंड जो डिस्ट्रिक्ट्स हैविंग 50% और मोर इरिगेटेड एरिया विल बी कंसिडर्ड एज इरिगेटेड एरिया या डिस्ट्रिक्ट, ये याद रखना है ना। डिस्ट्रिक्ट्स हैविंग 50% और मोर इरिगेटेड एरिया, उसको इरिगेटेड एरिया या इरिगेटेड डिस्ट्रिक्ट कहा जाएगा। एंड ये देख लो आप PMFBY प्रोग्रेस एंड अचीवमेंट, अभी अगर हम बात करें तो ओवरऑल 29 करोड़ फार्मर एप्लीकेशन अप्रूव किए गए हैं एंड मोर देन 95,000 करोड़ वर्थ ऑफ क्लेम्स हैव बीन प्रोवाइडेड। एंड ग्रोस क्रॉप एरिया इंश्योर्ड वो बढ़ा है फ्रॉम 22% से 30% सिंस इट इंसेप्शन। तो ये दो अचीवमेंट है और ये डाटा आपको मेंस के लिए काम दिया जाएगा। 29 करोड़ फार्मर्स ओवरऑल आपका अप्रूव हुआ है एंड इस बेनिफिट के लिए बेसिकली, एंड ओवरऑल 95,000 करोड़ वर्थ ऑफ क्लेम्स हैव बीन प्रोवाइडेड। एंड ग्रोस क्रॉप एरिया इंश्योर्ड ये भी बढ़ा है, पहले 22% था, अब ये आपका 30% हो गया सिंस इट्स इंसेप्शन, यानी कि लॉन्चिंग ऑफ द स्कीम। तो ये प्रीलिम्स प्लस मेंस के लिए दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। ये रेट याद रखना है, रेट में कंफ्यूज किया जा सकता है। और स्पेशल फोकस रहेगा 75 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट पर, नॉट ऑल, 75 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट की बात हो रही है यहाँ पे। And let's move to the next article. RBI releases financial stability report जुलाई 2021। तो RBI ने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट जुलाई 2021 रिलीज कर दिया है। अगर हम बेसिक की बात करें तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट बायनियल यानी कि साल में 2 बार रिलीज किए जाते हैं, जिसमें यह बताया जाता है कि जो आपका फाइनेंशियल सिस्टम है भारत का, उसको क्या खतरा है, क्या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को लेकर रिस्क है, हमारी तैयारी कैसी है फाइनेंशियल सिस्टम के क्राइसिस को डील करने की, ये सारी जानकारी इस रिपोर्ट में बताती है। तो अगर हम बात करें की हाईलाइट ऑफ द रिपोर्ट, तो ये जो आपका ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट है यानी कि टोटल NPA जिसको कह सकते हो, है ना, ये इंक्रीज हो सकती है फ्रॉम 7.48% जो मार्च 2021 तक था, और ये बढ़कर 9.80% हो सकता है बाय मार्च 2022। सिंपल कहा जाए तो ग्रॉस NPA बढ़ने के पॉसिबिलिटी बताए जा रहे हैं। और साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि MSME सेक्टर जो है आपका, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस सेक्टर, इनको इनॉर्मस स्ट्रेस झेलनी पड़ सकती है इन मीटिंग देयर पेमेंट ऑब्लिगेशन। एंड एट द एंड ऑफ मार्च 2021 फॉर PSBs 15.9% ऑफ लोन्स ऑफ लेस देन 25 करोड़ टू द MSME सेक्टर ये बैड लोन में कन्वर्ट हो गई है, जो बता रहा है कि MSME अपने पोटेंशियल पर ऑपरेट नहीं कर रही है, इनकी प्रॉफिटेबिलिटी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो रही है, दैट्स वाई ये लोन पे करने में असक्षम है। एंड वे आर द कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो CRAR जो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स की है वो इंक्रीज होकर 16.03% हो गया है इन द मार्च 2021। एंड अगर हम बात करें कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट की, तो ये रेशियो है बैंक के कैपिटल का विद रिस्पेक्ट टू इट्स रिस्क वेटेड एसेट एंड करेंट लायबिलिटी, यानी कि बैंक की आपको पता है कैपिटल होती है और दूसरा उन्होंने जो लोन दे रखा होता है उनकी जो लायबिलिटीज होती है उनको ओवरऑल हम कहते हैं रिस्क वेटेड एसेट एंड करेंट लायबिलिटी। तो बेसिकली ये रेशियो हो जाता है बैंक के कैपिटल का विद रिस्पेक्ट टू द रिस्क वेटेड एसेट एंड करेंट लायबिलिटी। और जो बासेल 3 नॉर्म्स है वो कहता है कि CRAR 8% होना चाहिए, जबकि हमारा RBI है वो हाइयर कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रिकमेंड करता है। और अगर हम बात करें प्रोविजन कवरेज रेशियो की, तो ये आपका 68.86% रहा है मार्च 2021 में। और आपको याद रखना है कि ये जो प्रोविजन कवरेज रेशियो जितना ज़्यादा होगा
आइडियली कहा जाता है कि 70% से ऊपर होना चाहिए। तो इसका मतलब होगा कि मोस्ट एसेट क्वालिटी इश्यूज जो है वो उसका ध्यान रखा गया है, और बैंक जो है वो वल्नरेबल नहीं है कि उनके बैंक जो है वो डूब जाएंगे, लोन नहीं आएगा, है ना। तो याद रखना, ए हाई पीसीआर इज रिक्वायर्ड एंड डिमांड फॉर कंज्यूमर क्रेडिट अक्रॉस बैंक्स एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज वो डैम्पेन हुई है, यानी कि कम हुई है अमिड द सेकेंड वेव ऑफ द पैंडेमिक, एंड बैंक्स रिमेन्ड रिलेटिवली अनस्कैच्ड बाय पैंडेमिक इंड्यूस्ड डिसरप्शंस क्वेश्चन्ड बाय रेगुलेटरी, मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी। ये सब बातें हैं ना। ये हमने डिस्कस किया फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट के बारे में। प्रीलिम्स के लिए आपको ये जरूर याद रखना है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट रिलीज्ड बाय आरबीआई, और ये बाई एनुअली रिलीज होती है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। फॉरेन सेक्रेटरी लिस्ट्स 5 पिलर ऑफ इंडियन डिप्लोमेसी फॉर स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी एंड ग्लोबल फूड। तो जब हम बात करते हैं स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की, तो सिंपल सा मतलब हुआ कि किसी भी राष्ट्र की क्षमता कि वो अपने नेशनल इंटरेस्ट को परस्यू करने में इंडिपेंडेंटली डिसीजन ले सके, और जो उसको फॉरेन पॉलिसी बनानी है, रखनी है, उसको भी वो इंडिपेंडेंटली वे में रख सके विदाउट बीइंग कॉन्स्ट्रेंड इन एनी मैनर ऑफ अदर स्टेट्स। सिंपली कहा जाए तो ये आपका सॉवरेनिटी की बात है ना, कि अगर हमें फॉरेन पॉलिसी बनानी है या फिर हमारे नेशनल इंटरेस्ट में जो बेनिफिशियल होगा वो डिसीजन लेना है, तो कोई दूसरा राष्ट्र के इन्फ्लुएंस में हम आके वो डिसीजन ना ले, है ना। तो इंडिपेंडेंट डिसीजन बाय द इंडिपेंडेंट स्टेट, ये है आपका स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, क्योंकि जो हमारे नेशनल इंटरेस्ट में होगा वही डिसीजन हम लेंगे। और ये जो आपका 5 पिलर है, ये बेसिकली मदद करेगा मेंटेनिंग द स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी टू क्रिएट इनोवेटिव सॉल्यूशन सो दैट जो चैलेंजेस करंटली फेस किए जा रहे हैं उसको एड्रेस किया जा सके। तो ये देख सकते हो 5 पिलर कौन कौन से हैं। इंडियन इन थॉट, यानी कि ये जो ट्रेडिशन है मिडिल पाथ का जो एराइज हो रही है फ्रॉम द टीचिंग ऑफ बुद्धिज्म। क्या होता है मिडिल पाथ, है ना, नॉट टू एक्सट्रीमिज्म नॉट टू लूज, यानी कि काफी ज्यादा एक्सट्रीम भी नहीं होना है, काफी ज्यादा लूज भी नहीं होना है, ये आपका मिडिल पाथ बुद्धा का होता है। और इसी को विचार में रखकर जो हमारी पॉलिसीज होंगी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी वाली वो सब बनाई जाएंगी, है ना। और इंडिया टेंड्स टू अवॉइड एक्सट्रीम स्ट्रेटेजिक एंड पॉलिटिकल बिहेवियर, है ना। तो इसी को कहते हैं कि किसी एक देश के प्रति अलाइन नहीं हो जाना, मिडिल रखना। फॉर एग्जांपल एडियरेंस टू 2 स्टेट सॉल्यूशन इन इजराइल पैलेस्टीन इश्यू, है ना। जबकि यूएस क्या बोलता है कि नहीं एक ही, सिर्फ और सिर्फ इजराइल, जबकि इंडिया क्या बोलता है कि नहीं दोनों। तो यहाँ पर भारत की इंडिपेंडेंट पॉलिसी निकल कर आ रही है, फॉरेन पॉलिसी जो भारत की है। एंड वी हैव द मल्टीपोलर फोकस। फॉर एग्जांपल इंडिया का जो पॉलिसी है नेबरहुड फर्स्ट, एक्ट ईस्ट, थिंक वेस्ट, नॉन अलाइन मूवमेंट, पार्टिसिपेशन एट मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म लाइक ब्रिक्स, एससीओ, ये सब आपका मल्टीपोलर वर्ल्ड पर फोकस करता है। ऐसा नहीं कि हम यूएस को प्रमोट करते कि वो जो है यूनिपोलर वर्ल्ड के रूप में पूरे विश्व को संभाल ले, है ना। मल्टीपोलर वर्ल्ड होना चाहिए, मल्टीपोलर फोकस होना चाहिए, है ना, जिसमें सबके इंटरेस्ट को ध्यान में रखा जाए। एंड वी हैव द एक्शंस एज एन इंटरनेशनल फोर्स मल्टीप्लायर फॉर द गवर्नमेंट। और इंडिया हैज हेल्प्ड सेवरल कंट्रीज इन द अर्ली डेज ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक। कैसे? एसेंशियल मेडिसिन प्रोवाइड करके, वैक्सीन एंड अदर कोविड रिलेटेड असिस्टेंस प्रोवाइड करके। एंड ए फोर्स फॉर ग्लोबल गुड, ये भी है ना। ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ कैरीड आउट by India proactively. India's vision for the Indian Ocean is encapsulated by the concept of सागर। सागर क्या है आपका? security and growth for all in the region. And we have the looking to the future, ये आपका 5th पिलर है। India's effort for the reform in USC, है ना। तो भारत फ्यूचर को देखता है कि यहाँ भारत जो है एक काफी ज्यादा वेल स्टेब्लिश पावर बनने वाला है, तो इसीलिए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म होना चाहिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इन सब पर भी भारत फोकस कर रहा है फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए। फॉर एग्जांपल क्लाइमेट चेंज, इन सब पर भी भारत खूब अच्छे से फोकस कर रहा है। अब चलते हैं शॉर्टर न्यूज की तरफ। बट आपको याद रखना है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का क्या मतलब हुआ, और ये जो 5 पिलर्स है ये आपको याद रखने हैं। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आएंगे, लेकिन डायरेक्टली आप इन पॉइंटर्स को यूज कर सकते हो कि क्या स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी वाली पॉलिसी होनी चाहिए। तो इंडियन इन थॉट, मल्टीपोलर फोकस, एक्शंस एज एन इंटरनेशनल फोर्स मल्टीप्लायर फॉर द गवर्नमेंट, फोर्स फॉर ग्लोबल गुड, है ना, लुकिंग टू द फ्यूचर फॉर द करंट एंड फ्यूचर चैलेंजेस। एंड वी हैव द शॉर्टर न्यूज इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम फॉर एक्सपोर्टर्स। तो क्या है ये? तो बेसिकली गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया है एक्सटेंशन ऑफ इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम फॉर प्री एंड पोस्ट शिपमेंट एक्सपोर्ट क्रेडिट विद द सेम स्कोप एंड कवरेज। और कब तक एक्सटेंड किया गया है? सितंबर 2021।
और ये स्कीम बेसिकली सिंस अप्रैल 1 2015 से इफेक्टिव था। इसमें होता क्या है, इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम में जो एक्सपोर्टर्स है, जो एक्सपोर्ट करते हैं प्रोडक्ट्स को दूसरे देश में, उनको सब्सिडी मिलता है इंटरेस्ट रेट पर, और ये सब्सिडी रेंज करती है आपका 3% से 5%। एंड जो बैंक्स हैं वो क्रेडिट प्रोवाइड करती है लोअर इंटरेस्ट रेट पर एक्सपोर्टर्स को, और लाटर इट इज रीइंबर्स्ड बाय द गवर्नमेंट। एंड ये स्कीम अवेलेबल है एमएसएमई एक्सपोर्टर्स को फॉर ऑल द आइटम्स, है ना, क्योंकि एमएसएमई एक्सपोर्टर्स को अगर बढ़ावा दिया जाएगा तो कहीं ना कहीं हमारा जो एक्सपोर्ट ग्रोथ है वो काफ़ी तेजी से बढ़ेगी। अदर एक्सपोर्टर्स की बात करें विच इज अदर देन एमएसएमई, गेट इट फॉर 416 आइडेंटिफाइड प्रोडक्ट। तो एमएसएमई के लिए फॉर ऑल आइटम्स, बट अदर एक्सपोर्टर्स अदर देन एमएसएमई रेस्ट्रिक्टिव आइटम। एंड वी हैव द प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव फॉर आईटी हार्डवेयर। तो आईटी हार्डवेयर सेक्टर के लिए भी पीएलआई को मंजूरी दी गई है, और इस स्कीम के तहत मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी इन्होंने 14 एलिजिबल एप्लीकेंट्स को अप्रूव दे दिया है। और इस स्कीम के तहत आपका अप्रोक्स 4% से लेकर 2% या 1% तक का आपको सब्सिडी प्रोवाइड करी जाती है ऑन द नेट इंक्रीमेंटल सेल्स। याद रखना है, नेट इंक्रीमेंटल सेल्स यानी कि साल दर साल जो सेल्स में इंक्रीमेंटल होगा उसके आधार पर, उसको बेस मानकर ये आपका इंसेंटिव दिया जाएगा 4% से 2% या 1% तक। बेस ईयर याद रखना है फाइनेंशियल ईयर 2019-20। जो भी गुड्स आपके मैन्युफैक्चर किए जाएंगे भारत में टू द एलिजिबल कंपनी, और ये आपका फाइनेंशियल ईयर 2024-25 तक प्रोवाइड करी जाएगी। और इसमें आप देख सकते हो जो टारगेटेड सेगमेंट्स है उसमें लैपटॉप मैन्युफैक्चरिंग, टैबलेट्स, ऑल इन वन पर्सनल कंप्यूटर, सर्वर्स, एंड इट में लीड टू टोटल प्रोडक्शन ऑफ मोर देन रुपी 1.61 लाख करोड़, है ना। तो आप देख सकते हो ओवरऑल इतने वैल्यू का प्रोडक्शन हो सकता है अगर इस स्कीम को इधर एक्सटेंड किया गया है तो। एंड वी हैव द नेक्स्ट न्यूज, इंद्रजाल। ये इंद्रजाल की बात करें तो ऑटोनोमस डिफेंस वेपन सिस्टम है जिसमें वेरियस टेक्नोलॉजी लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स, इन सब का इस्तेमाल किया जाता है टू आइडेंटिफाई एंड काउंटर द थ्रेट्स। एंड ये कैपेबल है प्रोटेक्टिंग लार्ज एरिया ऑफ 1000 से 2000 स्क्वायर किलोमीटर पर सिस्टम अगेंस्ट द थ्रेट लाइक अनमैन्ड एरियर व्हीकल्स, इनकमिंग वेपन्स, मिसाइल सिस्टम, लोइटरिंग म्यूनिशंस एंड लो रेडार क्रॉस सेक्शन यानी कि लो फ्लाइंग टारगेट्स एज वेल। और इंद्रजाल ये जो आपका ऑटोनोमस डिफेंस सिस्टम है डेवलप किया गया है हैदराबाद बेस्ड ग्रीन रोबोटिक्स कंपनी के द्वारा, came in the backdrop of possible use of drones in the recent attack in the Jammu and Kashmir। आपने भी न्यूज में सुना होगा। एंड वी हैव द ग्रीन फ्राइट कॉरिडोर 2। तो ये जो आपका ग्रीन फ्राइट कॉरिडोर 2 है ये आपका कोस्टल शिपिंग सर्विस कह सकते हो, जिसको रिसेंटली स्टार्ट किया गया है फ्रॉम कोचिन पोर्ट टू द पोर्ट ऑफ बेपोर एंड अजीखाल। एंड ये जो सर्विस है ये इम्प्रूव करेंगी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कंटेनर्स बाय ईजिंग कंजेशन ऑन द रोड एंड रिड्यूसिंग द कार्बन फुटप्रिंट। एंड इट विल आल्सो कनेक्ट hinterlands ऑफ नॉर्दर्न केरला टू बलारपडम transshipment terminal, and it is in line with the government's move to enhancing synergy between major and non-major ports in order to promote coastal trade, provide sustainable, cost-effective and effective customer solution. And we have the next new satellite broadband. बेसिकली भारती इंटरप्राइजेज बैक्ड बाय OneWeb इन्होंने प्लान किया है 648 लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट लॉन्च करने का बाय नेक्स्ट मई इंक्लूडिंग इन इंडिया। तो आप समझ सकते हो ओवरऑल 648 लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट लॉन्च की जाएगी भारतीय इंटरप्राइजेज के द्वारा इन सपोर्ट ऑफ OneWeb। एंड इसके बेनिफिट क्या होंगे तो हाई स्पीड, लो लेटेंसी, ग्लोबल कनेक्टिविटी प्रोवाइड करी जाएगी। एंड ये जो आपके सैटेलाइट बेस्ड ब्रॉडबैंड कनेक्शन होते हैं, याद रखना, इट वर्क्स बाय सेंडिंग एंड रिसीविंग ब्रॉडबैंड सिग्नल टू ए सैटेलाइट, है ना। तो ये जो सैटेलाइट लगाई जाएंगी इन्हीं सैटेलाइट पे सिग्नल भेजी जाएंगी और फिर रिसीव भी होगा ग्राउंड पे, रेदर यूजिंग अंडरग्राउंड कॉपर फाइबर नेटवर्क। अभी आप जो इंटरनेट यूज करते हो जैसे ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क, है ना, ग्राउंड में आपके केबल बिछाए जाते हैं तब आपके पास इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी आती है, लेकिन सैटेलाइट बेस्ड ब्रॉडबैंड डायरेक्टली सैटेलाइट के हेल्प से काम करेगा। बेनिफिट क्या होगा, इजियर टू डिप्लॉय एंड वाइड कवरेज, ये भी बात है, वाइड कवरेज एंड इनेबलर फॉर इंटरनेट ऑफ थिंग इकोसिस्टम, बूस्टिंग मोबाइल ब्रॉडबैंड कवरेज इन रूरल एरिया, ये सब हो जाते हैं। एंड वी हैव द पोटेंशियल एप्लीकेशन, फॉर एग्जांपल रिमोट हेल्थ सर्विसेज, डिजास्टर मैनेजमेंट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, स्मार्ट एग्रीकल्चर, ये सब आ जाती है। एंड वी हैव द नेक्स्ट आर्टिकल, प्लेसेस इन न्यूज। प्लेसेस इन न्यूज पर आपको अच्छे से याद रखना है, तिलानचोंग आइलैंड, नाम से आपको पता चल रहा होगा कि तिलानचोंग आइलैंड कहीं चाइना या जापान का तो नहीं है, तो नहीं है, ऐसा नहीं है, आपको याद रखना है। ये आपका
इंडिया की आइलैंड है और ये आपका अंडमान एंड निकोबार में लोकेटेड है। तो याद रखना है आपको अच्छे से, तिलांगचोंग आइलैंड इज लोकेटेड फार्देस्ट ईस्ट इन द सेंट्रल निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड। देख सकते हो ये आपका निकोबार आइलैंड का ग्रुप है, इसमें कुछ आइलैंड आप देख सकते हो, तिलांगचोंग आइलैंड यही आपका याद रखना है, ये आपका निकोबार आइलैंड के ईस्ट में लाई करता है। और ये जो आइलैंड है तिलांगचोंग आइलैंड, लार्जेस्ट सर्वाइविंग पॉपुलेशन ऑफ एंडेमिक निकोबार मेगापोड बर्ड सर्वाइव करता है ये, एंड ये प्रोटेक्टेड सेंचुरी भी है। और तिलांगचोंग हार्बर्स वर्चुअली ऑल एनिमल स्पीसीज जो निकोबार आर्किपेलागो में मिलता है। फॉर एग्जांपल इंडेमिक बर्ड स्पीसीज लाइक निकोबार मेगापोड, निकोबार स्पैरो हॉक, ग्लोजी स्वेप्टलेट, एडिबल नेस्ट स्वेप्टलेट, अंडमान वुड पिजन, निकोबार पाकिट, ये सब एनिमल स्पीसीज को आपका पनाह देता है। कौन? तिलांगचोंग आइलैंड। एंड वी हैव द डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय। बेसिकली डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय, पटना में इनका जन्म हुआ था, एंड ही वाज ए फ्रेंड एंड फिजिशियन ऑफ गांधी। याद रखना है आपको, है ना। तो गांधी जी के ये मित्र भी थे, फिजिशियन भी थे। उनका तबीयत खराब हो जाता था तो ये जो बिधान चंद्र रॉय साहब है ये उनको देख रेख करते थे। एंड ही वाज इंस्ट्रूमेंटल इन एस्टेब्लिशिंग टीबी एंड कैंसर हॉस्पिटल। एंड इन्होंने मेंबर ऑफ कांग्रेस वर्किंग कमेटी के रूप में भी सर्व किया है, द मेयर ऑफ कोलकाता के रूप में भी, एंड वाइस चांसलर ऑफ कलकत्ता यूनिवर्सिटी एज वेल। एंड इन्होंने सुरेंद्र नाथ बनर्जी को डिफीट भी किया था इन द इलेक्शन दैट वाज हेल्ड इन 1920। एंड इन्होंने जर्नल्स भी एडिट करी है, फॉर एग्जांपल फॉरवर्ड, बंगवासी एंड आत्मशक्ति। याद रखना है, आत्मशक्ति, बंगवासी एंड फॉरवर्ड जर्नल्स एडिटेड बाय बिधान चंद्र रॉय, which was started by चित्तरंजन दास एंड लिबर्टी। तो याद रखना आपको, एडिट का मतलब ये लिखते थे, लेकिन स्टार्ट किसके द्वारा किया गया था? जर्नल, ये सब फॉरवर्ड और बांग वसी, आत्मशक्ति, ये सब चित्तरंजन दास के द्वारा स्टार्ट किया गया था, एंड लिबर्टी। ही वाज द फाउंडिंग चेयरमैन ऑफ यूनाइटेड प्रेस ऑफ इंडिया। याद रखना है, ही वाज आल्सो सेकंड चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल, एंड ही इन हिज ऑनर फर्स्ट नेशनल डॉक्टर डे वाज सेलिब्रेटेड इन 1999। एंड इनके लिए उनको अवार्ड भी दिया जाता है, भारत रत्न 1961 में। तो ये याद रखना, ये डॉक्टर डे सेलिब्रेट किए जाते हैं इन द नेम ऑफ डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय। एंड ये फाउंडिंग चेयरमैन भी रह चुके हैं यूनाइटेड प्रेस ऑफ इंडिया का, एज वेल एज ये जो आपके गांधी जी के फ्रेंड फिजिशियन भी रहे हैं, मेयर ऑफ कोलकाता, मेंबर ऑफ कांग्रेस वर्किंग कमेटी, एंड जो जर्नल्स ये एडिट किया करते थे, फॉर एग्जांपल फॉरवर्ड, बंगवासी, आत्मशक्ति एंड लिबर्टी एज वेल। तो ये हमने डिटेल से डिस्कस किया है, होप आप लोग को क्लियर हुई होगी। एंड इन द नेक्स्ट lecture series we are going to provide you the polity revision series of only IST. So for now, thank you friend, thank you very much.